हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत वृद्धि के विषय में अध्ययन करेंगे। वृद्धि क्या है? यदि वृद्धि की बात करें तो यह मानव शरीर से संबंधित, मानव शरीर के कोशिका के किसी एक पहलू के परिमाणात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अब इसके प्रत्येक स्तर को देखते हैं। मानव शरीर से संबंधित है वृद्धि का यहाँ तात्पर्य, यानी मानव शरीर के कोशिका, यानी मानव का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के अंगों या विभिन्न प्रकार की शारीरिक संरचना का निर्माण करती हैं। तो जो मानव शरीर जो निर्मित होता है, जो कोशिकाओं के माध्यम से निर्मित होता है, उन कोशिकाओं में किसी एक पहलू को अगर हम लें, जैसे यदि हमारा वजन बढ़ जाए या लंबाई या अंग या आकार या क्रिया या कौशल, यानी मानव शरीर के निर्माण के अंतर्गत जो कोशिकाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं के किसी एक पहलू यानी वजन या लंबाई या किसी अंग का विकास या शरीर के आकार का विकास या किसी कार्य करने की क्रिया क्षमता का विकास या किसी कौशल यानी कला का विकास हो हमारे शरीर के अंतर्गत, जिसका परिमाणात्मक मतलब जिसका परिमाप संभव हो, जिसे मापा जा सकता हो, उसके परिवर्तन को, वह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी वह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, उन परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। यदि हम सीधे देखें, स्पष्ट शब्दों में देखें तो मानव शरीर द्वारा मानव शरीर के किसी कोशिका के किसी एक पहलू के परिमाणात्मक विकास में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। इसको देखिए, मानव शरीर के कोशिका के किसी एक पहलू का परिमाणात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। परिमाणात्मक यानी जिसका माप संभव हो, जैसे हमारा वजन का भी माप संभव है, लंबाई का भी, अंगों के आकार का भी माप संभव है, शरीर के भी आकार का माप संभव है, रूप पहचान होता है, क्रियाओं का भी, हम शारीरिक जो योग्यता क्षमता होती है उसका भी माप संभव है, हमारे कुशलता यानी कौशल कला यानी निपुणता का भी माप संभव होता है। तो ये जो जितने माप संभव हैं उसको हम परिमाणात्मक कहते हैं, जिसको मापा जा सकता है। उन परिमाणात्मक परिवर्तन धनात्मक भी हो जा सकता है, ऋणात्मक भी। जैसे हमारा वजन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, हमारी लंबाई बढ़ती भी है, घटती भी है। जैसे युवा अवस्था होते हैं तो बढ़ती है, उसके बाद हमारी लंबाई घटना शुरू करती है, अर्थात क्षरण होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से हमारे अंगों का विकास भी घटता बढ़ता रहता है, कार्य क्षमता भी घटती बढ़ती रहती है। इसीलिए जो वृद्धि है उसका परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों स्वरूप में होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। यानी मानव शरीर के कोशिका, मानव शरीर के विकास के अंतर्गत कोशिका के किसी एक पहलू के परिमाणात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। इस वृद्धि की अब हम विशेषता देखें तो वह इस प्रकार से है। यह विशेषता इसकी पहली है अनियमित क्रम। अनियमित क्रम का यहाँ तात्पर्य है कि जो भी हम पहलू लेते हैं कोई निश्चित नहीं है कि हर व्यक्ति का पहले लंबाई बढ़ेगा तो बाद में वजन बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी जो एक पहलू शामिल होते हैं उसका कोई नियमित क्रम नहीं है, उसका क्रम कोई निश्चित नहीं है। जैसे कोई आदमी जो है पहले कार्य कुशलता बढ़ेगा या फिर उसका बुद्धि पहले बढ़ेगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो वृद्धि होती है, किसी एक पहलू की जो वृद्धि होती है वो उसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, कोई निश्चित आधार नहीं होता कि नहीं इसके बाद ये घटित होगा, इसके बाद ये घटित होगा। यह पहली इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता देखते हैं, मापन संभव है। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि में जो है जिस पहलू को हम लेते हैं उसका मापन संभव होता है, यानी उसे मापा जा सकता है। उसका आकार, लंबाई, चौड़ाई, कुशलता, बौद्धिक क्षमता, क्रिया कौशल क्षमता, क्रिया की क्षमता को मापा जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है, स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। तो यह भी जो है वृद्धि की क्या होती है? विशेषता। यदि हम तीसरी विशेषता की बात करें तो क्षमता एवं योग्यता। ये जो वृद्धि होती है यह व्यक्ति की क्षमता यानी कार्य करने की उसकी स्टेमिना कितनी है, कौन कितना देर तक कार्य कर सकता है, यानी उसको हम तो क्षमता। योग्यता का मतलब उसके पास कौन कौन सी कार्य करने की योग्यता है। जैसे कार्य करने की योग्यता का यहाँ तात्पर्य हुआ कि उसके व्यवहार में किस किस बात को सही ढंग से करने की या समझने की क्षमता है, उसी को हम योग्यता कहते हैं। तो योग्यता और क्षमता
यह भी जो है वृद्धि से मापा जा सकता है। यह भी वृद्धि के ही स्वरूप होती है। निश्चित अवस्था, एक बात का इसमें भी ध्यान रखना है कि वृद्धि एक निश्चित अवस्था तक तो बढ़ती है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होती है, घटने लगती है। यानी जो वृद्धि होती है एक निश्चित अवस्था तक बढ़ती है। किसी भी इसमें पहलू, कोई भी पहलू ले लीजिए व्यक्तिगत रूप से, वजन भी क्या होगा, एक समय तक अपने आप बढ़ेगा, फिर उसके बाद व्यक्ति विवश हो जाएगा उसे घटाने के लिए। उसी तरह से लंबाई भी एक समय तक बढ़ती है, फिर उसके बाद घटना शुरू होती है। यानी कोई भी योग्यता या कुशलता ले लीजिए तो किसी आयु तक, किसी अवस्था तक वो बढ़ती है, फिर उसमें घटने लगती है। इसलिए वृद्धि जो है एक निश्चित अवस्था तक पाई जाती है, फिर उसके बाद उसमें क्षरण होना तय है। और पांचवी अगर हम इसकी विशेषता देखें तो वृद्धि व्यक्तिनिष्ठ होती है। यानी जो वृद्धि होता है हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। कोई सामान्य सिद्धांत या कोई सामान्य क्रियाविधि इसकी नहीं होती। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल मतलब या व्यक्तिगत रूप से ही वृद्धि मापा जा सकता है कि पहले उसकी बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी कि उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। यह प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग ही किया जा सकता है, अलग अलग ही निर्धारित किया जा सकता है, सामूहिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। अतः वृद्धि जो है व्यक्तिनिष्ठ होती है, इंडिविजुअल होती है। अब छठवां अगर इसकी विशेषता देखें तो यह अल्पकालीन परिवर्तन होता है। अल्पकालीन परिवर्तन का मतलब कि इसको थोड़े ही समय में इसे देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अर्थात वृद्धि अनुकूल भी हो सकती है, वृद्धि प्रतिकूल भी हो सकती है। जैसे आपका वजन अच्छा है, स्वास्थ्य खराब हो गया तो वजन कम हो गया, तो ये वृद्धि का कारण। आपका स्वास्थ्य खराब था, अब अच्छा हो गया तो पॉजिटिव हो गया, वजन बढ़ गया या क्षमता बढ़ गई। तो इस प्रकार से यह जो है वृद्धि अल्पकालीन होती है। सातवां अगर इसकी विशेषता देखें तो यह संकुचित दृष्टिकोण है। यह कोई व्यवस्थित या व्यापक दृष्टिकोण नहीं माना जाता, बल्कि ये वृद्धि को जो है एक संकुचित दृष्टिकोण यानी एक सामान्य, एक छोटे स्तर की समझ के लिए जो है वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। यह संकुचित दृष्टिकोण है, क्योंकि इस वृद्धि को लेकर के कोई व्यापक दृष्टिकोण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह व्यक्तिनिष्ठ होती है। और वो भी जैसे ये कहा जाए कि व्यक्तिनिष्ठ होने के साथ साथ ये व्यापक इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि सबका परिवर्तन या सबके वृद्धि का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, इसलिए यह संकुचित विचारधारा मानी जाती है। यह एक पहलू या एक पक्ष पर विचार करता है, यानी ये जैसे होता है ना कि अन्य बातों को स्थिर मान के एक पहलू पर विचार करता है। सभी पहलुओं को शामिल इसमें नहीं किया जा सकता, एक साथ सिर्फ एक ही पहलू को अध्ययन के रूप में शामिल किया जा सकता है, इसलिए एक पहलू इसमें विचार किया जाता है। जैसे हम अगर वजन की बात करेंगे तो लंबाई की बात नहीं करेंगे, जब लंबाई की बात करेंगे तो वजन की बात नहीं करेंगे। यानी किसी एक पहलू के आधार पर ही अन्य पहलू को स्थिर मान करके किसी एक पहलू एक पहलू की जानकारी ली जाती है, एक पहलू को समझा जाता है, वह वृद्धि कहलाता है। निरीक्षण से संभव, इसकी एक और महत्वपूर्ण जो है विशेषता यह है कि इसको सामान्य ढंग से भी इसका देख करके भी महसूस किया जा सकता है कि वृद्धि हुई है कि नहीं। यानी योग्यता, क्षमता, लंबाई, वजन, भार, स्वास्थ्य, कुशलता, जो कुछ भी है उसको हम देख करके भी क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह रही वृद्धि की महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो वृद्धि क्या है? मानव शरीर से निर्मित कोशिका के किसी एक पहलू के परिमाणात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।